Hello student, welcome back to our classes. Today we will switch on to the next experiment of the chapter molecular basis of inheritance. ठीक है, एंड वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है दैट वुड बी हार्शी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी स्टोरी कैसे आई आज के लेक्चर में, कैसे हम इस मार्था एंड चेज एक्सपेरिमेंट में पहुँचे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या किया था। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हमने ये किया था कि जेनेटिक मटेरियल किसको कहा जाता है। वैसे तो हमें आज की डेट में पता है कि डीएनए एंड आरएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, बट जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के पहले हमने जब कैरेक्टर्स पढ़े तो साइंटिस्ट के आगे क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन अराइज हुए थे कि प्रूव दैट इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, इसको प्रूव करो। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे दैट वाज द ग्रिफिथ एंड एवरे आए थे। उन्होंने 1928 में एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाया कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी नॉन वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म को वायरुलेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आर टाइप बैक्टीरिया था, वो क्या था, वो नॉन वायरुलेंट था। ठीक है, एंड एस टाइप जो बैक्टीरिया था वो क्या था, वो वायरुलेंट था। तो जब एस टाइप बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस जो था वो डेड हो गया था, बट आर टाइप को जब इंजेक्ट किया गया तो वो माइस जो था वो अलाइव रह गया था। लेकिन समहाउ उन्होंने ये देखा कि हमने जब हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को क्या किया, आर टाइप के साथ इंजेक्ट किया, तो क्या हुआ, आर टाइप अपने आप मॉडिफाई हो गया, यानी आर टाइप का जो बैक्टीरिया था वो वायरुलेंट बन गया। तो इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से यानी 1928 के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये प्रूव किया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरे जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इस थ्योरी को आगे और अच्छे से प्रूव किसने किया, एवरे एंड मैकार्टी ने उसको प्रूव किया कि कौन से पार्ट को हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। तो उन्होंने बाद में प्रूव कर दिया कि जो डीएनए है वही क्या है, किसी भी सेल का जो डीएनए पार्ट होता है, कंपोनेंट ऑफ सेल विच इज द डीएनए, तो है वो क्या करता है, किसी दूसरे सेल को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा क्या करने के लिए, क्रिस्टल क्लियर करने के लिए कौन आए, हार्शी एंड मार्था चेज आए। उन्होंने इसको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दिया और आज के इसी एक्सपेरिमेंट को यानी हार्शी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो डीएनए है वो इन्फेक्ट करता है, दूसरी बात वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, कॉपी करता है। ठीक है, और तीसरी बात किस तरीके से वो आगे ट्रांसफॉर्म होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। तो आज का जो हमारा ये क्या होगा, हार्शी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट है, इसको हम और क्या कहते हैं, वी कॉल इट ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है। कैसे कहा जाता है वो हम अब आगे की क्लास में स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, तो हार्शी एंड मार्था चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसको मैं अभी दोबारा ड्रॉ करूंगी जो ये एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि उसने कौन से 2 ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो हार्शी एंड मार्था चेज ने 2 ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया था। एक तो उन्होंने एक बैक्टीरिया फॉज का इस्तेमाल किया था हुज नेम इज T2। तो उन्होंने T2 बैक्टीरिया फॉज का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं बैक्टीरिया फॉज कहते हैं किसको है। ठीक है, फाज मीन्स टू इनगल्फ समथिंग, जो किसी को खा ले उसको फाज कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा वायरस, ठीक है, T2 इज व्हाट, इट इज अ वायरस, ऐसा वायरस विच इनगल्फ, जो क्या करेगा, विच इनगल्फ द बैक्टीरिया, जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया फॉज बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक तो बैक्टीरिया फॉज का इस्तेमाल किया और ये T2 किसको इनगल्फ करेगा, किस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया उस बैक्टीरिया में, ई कोलाई का इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी उन्होंने एस्केरिशिया कोलाई का इस्तेमाल किया और इन्होंने इन्हीं 2 ऑर्गेनिज्म को क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी के भी इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी रह सकते हैं और रिजल्ट शो कर सकते हैं, डिवीजन शो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनकेस अगर इनको हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अगर ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करना होता तो इन्हीं 2 ऑर्गेनिज्म का इन्होंने एक एज अ मॉडल इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एम लिखते हैं। ठीक है, एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द अदर ऑर्गेनिज्म, एंड वो डीएनए जो होता है वो क्या होता है,
कॉपी होता है, मल्टीप्लाई करता है और फिर आगे के प्रोजेनी में वो एक्सप्रेस भी करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, जिसे आज हम प्रूफ करेंगे विद द हार्शे एंड मार्थाचेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इन्होंने सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या थी इनकी, एक तो इनको T2 बैक्टीरियाफाज चाहिए था, वो ले लिया इन्होंने, और एक इनको बैक्टीरिया चाहिए था जिसमें वायरस इन्फेक्ट करे या अपना मटेरियल डाले, वो इन्होंने इकोलाई लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा बैक्टीरियाफाज के बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो बैक्टीरियाफाज जो है वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है एंड ठीक है, ये बैक्टीरियाफाज है। इसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है। इस बैक्टीरियाफाज के अंदर क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका नाम है डीएनए। ठीक है, ये बैक्टीरियाफाज जब भी किसी को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो इट विल ओनली इंजेक्ट इट्स डीएनए टू द बैक्टीरिया, यानी वो ये जो मटेरियल है वो डीएनए इंजेक्ट करेगा, बाकी का जो उसका प्रोटीन कैप्सूल है या उसका जो मेन कैप्सिड है वो बाहर रह जाएगा, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं आएगा। तो बैक्टीरियाफाज क्या करता है, जब भी किसी को इन्फेक्ट करता है तो वो अपने अंदर सिर्फ डीएनए को ही इंजेक्ट करेगा, बाकी का जो इसका ये जो कैप्सिड वाला एरिया है ना, ये जो है ये बाहर रह जाएगा, और बाकी जो डीएनए था इसके अंदर, जो एक जेनेटिक कोर डीएनए का जो कोर था वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं सब प्रॉपर्टी को लेते हम आगे प्रोसीड करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो एक बेसिक नीड था वो मैंने आपको बता दिया, क्या था इसने कौन से ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया, और बैक्टीरियाफाज को बैक्टीरियाफाज क्यों कहते हैं, एंड जो बैक्टीरियाफाज होता है वो किस तरीके से अपना जेनेटिक मटेरियल किसी भी बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, इंजेक्ट करता है। ठीक है, अब हम और डीप में इसके अंदर जाते हैं एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि अभी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है, ये डीएनए मटेरियल अंदर रह रहा है, ये ऊपर क्यों रह जा रहा है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि बैक्टीरियाफाज जब भी किसी को इन्फेक्ट करता है तो अपना सिर्फ डीएनए मटेरियल यानी डीएनए जेनेटिक मटेरियल वही इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो लेट्स स्विच ऑन टू द स्टेप वाइज एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द हार्शे एंड मार्थाचेज एक्सपेरिमेंट। ने क्या किया, उन्होंने एक बैक्टीरियाफाज लिया और उसका ट्रांसडक्शन करवाया। ठीक है, देखो ट्रांसडक्शन प्रोसेस क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ठीक है, देखो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जब कोई वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, क्या करता है, किसी बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करेगा। इंजेक्ट जैसे ही करेगा, ठीक है, तो यानी उसने बैक्टीरिया को क्या क्या इन्फेक्ट किया, बट बैक्टीरिया को पता नहीं होता है कि ये जो मेरे पास बाहर से जो डीएनए आया है वो मेरा खुद का डीएनए या बाहर वाले का डीएनए, तो वो उसको अपना डीएनए मान के क्या करता है, बाकी सारे मल्टीपल कॉपीज ऑफ द फॉरेन डीएनए, यानी कि बैक्टीरियाफाज का जो डीएनए था उसकी भी कॉपीज अपने अंदर बनाना शुरू कर देता है, और इस तरीके से जो इकोलाई है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा विद द दिस वायरल डीएनए। इन्फेक्टेड हो गया, जैसे इन्फेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया था वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। जैसे ही रप्चर होगा तो उसके डीएनए यानी कि बैक्टीरियाफाज जो लाइव बैक्टीरियाफाज थे वो बहुत सारे बैक्टीरियाफाज क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, और बाकी के बैक्टीरियाज को भी क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, और सेम उसी प्रोसेस के थ्रू वो क्या करेगा, अपना जो डीएनए का कॉपी है वो बाकी के बैक्टीरिया में क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से ट्रांसडक्शन प्रोसेस के थ्रू एक वायरस जो होता है, बैक्टीरियाफाज जो होता है वो क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक बैक्टीरिया से बाकी अदर सेवरल बैक्टीरिया में क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमने ये ट्रांसडक्शन क्यों समझा, क्योंकि आगे का जो एक्सपेरिमेंट आएगा उसमें यही आएगा कि किस तरीके से बैक्टीरियाफाज जो है अपने डीएनए की कॉपी को इंक्रीज करता है इन द इकोलाई। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ट्रांसडक्शन कैसे हुआ। ट्रांसडक्शन कैसे हुआ एक बार फिर समझा देती हूँ। जब भी कोई बैक्टीरियाफाज किसी इकोलाई के ऊपर बैठता है, ठीक है, या उसके पास उसको इन्फेक्ट करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है। ठीक है, इकोलाई को पता नहीं होता कि ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है या कोई फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है, तो वो उसको अपना मान के क्या करता है, बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बना देगा। किसका बना देगा, अपने डीएनए के साथ साथ बाहर वाला जो डीएनए उसके भी कॉपीज वो बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही ज़्यादा कॉपी बनाएगा तो इकोलाई क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, एंड बर्स्ट होने के बाद ये सारे के सारे जो डीएनए ये बाहर निकल जाएंगे और एक नया क्या बन जाएंगे, ये बैक्टीरियाफाज बन जाएंगे। बहुत सारे ऐसे करके बैक्टीरियाफाज फिर से बहुत सारे निकल जाएंगे, और ये सारे क्या करेंगे, फिर से नए जो इकोलाई हैं उनको इन्फेक्ट कर देंगे, और इस तरीके से जो T2 का डीएनए है वो क्या होगा, उसके बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगे,
विद द यूज़ ऑफ ई कोलाई, ठीक है। इसी ट्रांसडक्शन प्रोसेस का उन्होंने इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेकंड में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया की कल्चरिंग कराई, ठीक है, यानी ई कोलाई की उन्होंने कल्चरिंग कराई और उसमें उन्होंने T2 भी डाल दिया, ठीक है। दो पेट्री डिश उन्होंने लिया, यानी 2 मीडियम लिया, ठीक है। पहले वाले पेट्री डिश में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो ई कोलाई लिया प्लस उन्होंने T2 लिया और उसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर का इस्तेमाल किया, यानी इसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया। दूसरे पेट्री डिश में उन्होंने कल्चरिंग करवाई, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें भी ई कोलाई था, T2 फॉज था, बट उसमें उन्होंने अब एक रेडियो एक्टिव अदर मटेरियल का इस्तेमाल किया विच वाज द फॉस्फोरस, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इन्होंने कुछ दिनों के लिए इन कल्चर को रख दिया ताकि ई कोलाई की संख्या ट्रांसडक्शन प्रोसेस के थ्रू बढ़ जाए और उस ई कोलाई के अंदर ये जो T2 का DNA है वो भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो पहले जो हार्शी एंड चेज ने क्या किया, इनकी कल्चरिंग करवाई। किसकी कल्चरिंग करवाई, ई कोलाई की विद द T2, एंड उस मीडियम में उन्होंने क्या कर दिया, सल्फर 32 डाल दिया, यानी बैक्टीरिया फाज में अब क्या था, सल्फर, इस वाले में सल्फर था, रेडियोएक्टिव सल्फर, और इस वाले में फॉस्फोरस था, ठीक है। हमें पता है कि जो बैक्टीरिया फाज का बाहर का कोट होता है, कैप्सिड होता है, वो किसका बना होता है, ये जो कोट होता है ना, ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। एंड आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन में सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर ऐड ऑन करूंगी तो वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, उस T2 के कैप्सिड में डिपॉजिट हो जाएगा। अभी हमको ये नहीं पता, ठीक है, बट हार्शी एंड चेज मार्था को पता था, ठीक है, उनको डाउट था कि अगर हम इसमें सल्फर, इसलिए तभी तो उन्होंने कुछ सोच के ही तो सल्फर एंड फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उनको पता था कि अगर मैं सल्फर डालूंगा तो क्या होगा, T2 के कैप्सिड में जाके एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एंड दूसरे कल्चर में अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए उन्होंने दूसरे कल्चर में क्या किया, फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया। अब पूरे इस क्या T2 में जो फॉस्फोरस है वो ना तो यहाँ पे पाया जाएगा, यानी प्रोटीन के कैप्सिड में भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है, कैप्सिड के प्रोटीन में भी नहीं पाया जाएगा। फॉस्फोरस कहाँ पाया जाएगा, DNA मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा फीचर्स ऑफ DNA, ठीक है, DNA की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि DNA जो होता है पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप उसमें अटैच होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, DNA का बैकबोन बनाते हैं, तो उसमें फॉस्फेट अटैच होता है। तो जो उसने यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ जाके अटैच होगा, वो DNA में अटैच होगा, ठीक है। तो जो फॉस्फोरस था वो DNA से अटैच होगा एंड जो सल्फर था, रेडियो एक्टिव सल्फर था, वो किससे, जो भी T2 का यानी प्रोटीन वाला पार्ट था वो सारा का सारा पार्ट क्या करेगा, सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एंड T2 का जितना भी DNA मटेरियल था वो सब क्या करेंगे, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि DNA के अंदर फॉस्फोरस होता है तो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है तो वो रेडियो एक्टिव सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को क्या करेगा, DNA एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा, कल्चरिंग करवाई। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन उन्होंने क्या किया, इनकी दोनों के DNA की अच्छे से बढ़िया से कॉपी हो गई। तो यहाँ पे मैंने यही लिखवाया है सेकेंड स्टेप में, कल्चरिंग द बैक्टीरिया विद द T2 इन 2 मीडियम, 2 अलग अलग मीडियम में उन्होंने कल्चरिंग करवाई। रेडियो एक्टिव सल्फर उन्होंने इस्तेमाल किया। दिस सल्फर विल इनकॉर्पोरेट विद द प्रोटीन कोट ऑफ द T2 के प्रोटीन जो कोट है, कैप्सिड है, उसके साथ वो इनकॉर्पोरेट होगा, यानी जहाँ जहाँ उसको प्रोटीन दिखेगा वहाँ पे सल्फर क्या होगा, चिपक जाएगा। और जब हम उसको क्या करेंगे, रेडिएशन दे के पास करेंगे तो उतना एरिया क्या होगा, ग्लो करेगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अभी हम। दूसरा, उसने एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया और दैट फॉस्फोरस विल इनकॉर्पोरेट विद द DNA ऑफ द T2। अब थर्ड मेन एक्सपेरिमेंट उनका ये आया कि उन्होंने दोनों का कल्चर करवा दिया, ठीक है। तो जो कल्चरिंग करवाया वो उनके एक्सपेरिमेंट का मेन फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो पहले पार्ट में उन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन किया, ठीक है, जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट समझाया है, दिस इज द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में उन्होंने क्या करवाया, जो भी ई कोलाई था, ठीक है, ये आपको ई कोलाई दिख रहा है, दिस इज द बैक्टीरिया फाज, ये बैक्टीरिया फाज है, यहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया फाज दिख रहा है, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले इन्फेक्शन करवाया, ई कोलाई का इन्फेक्शन करवाया, ठीक है। और इन्होंने उसमें क्या किया, ये वाला जो था इसमें क्या था, इसमें सल्फर था, ठीक है, और इस वाले में क्या था, फॉस्फोरस था, ठीक है, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था।
इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन कराया। तो इन्फेक्शन जब कराएंगे तो हर चीज़ इसमें क्या आ जाएगा, डीएनए मटेरियल इधर भी आ गया, डीएनए मटेरियल इधर भी आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया बैक्टीरिया फाज जब भी इन्फेक्ट करेगा किसी बैक्टीरिया को तो वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालेगा। सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या कराया, ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में इन्होंने किया ब्लेंडिंग। ठीक है, देखो ब्लेंडिंग प्रोसेस क्या होता है, ये इकोलाई है, में क्या होगा, डीएनए अंदर चला गया, दोनों में डीएनए अंदर चला गया। अब ये जो डीएनए इसका अंदर था, किसके अंदर, T2 के अंदर, वो क्या हो गया, ई कोलाई के अंदर जा चुका है। अब ये जो बैक्टीरिया फाज है देखो खाली हो चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये वाला बैक्टीरिया फाज भी क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ठीक है, और ये पूरा आपका मीडियम है। ठीक है, एक पेट्री डिश में काम चल रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ उसका एक उठा के आपको डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश की है। अब उसने ब्लेंडिंग के दौरान क्या किया, जब उसको पता चल गया कि भाई अंदर डीएनए जा चुका होगा इतने टाइम पे, तो उसने थोड़ा सा उसको स्टर किया। तो ब्लेंडिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टरिंग। स्टरिंग का मतलब क्या है, भाई उसका जो भी डीएनए अंदर जाना था वो चला गया, बाकी का जो ये कैप्सिड पार्ट है, ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उसने थोड़ा सा हिला दिया और ये जो एरिया थे वो थोड़ा सा क्या हो गए, ऊपर हो गए, उस टेस्ट ट्यूब में क्या हो गए, ऊपर की तरफ हो गए। एंड जो डीएनए ई कोलाई यानी बैक्टीरिया होता है, ये हैवी होता है, वो नीचे बैठ गया। ठीक है, बट सोल्यूशन अभी उसको क्लियर फाइंड आउट नहीं हुआ। ठीक है, उसको क्या चाहिए, पूरा का पूरा हैवी मटेरियल यानी डीएनए मटेरियल उसको क्या चाहिए, नीचे चाहिए, अलग चाहिए, एंड जो लाइट मटेरियल है वो बिल्कुल उसको अलग चाहिए। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे दूध होता है घर में, उसमें क्या होता है, फैट यानी घी जो होता है वो दूध में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बट हमें वैसे तुरंत घी नहीं मिल सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कितना भी ब्लेंड कर लो चम्मच से तभी भी आपको उसमें घी नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का थोड़ा सा चम्मच में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। हमें इसको अच्छे से, अगर मुझे घी का पार्टिकल यानी ऑयल पार्टिकल उसमें से अगर मुझे अलग करना है तो मैं क्या करूँगी, उसको सेंट्रीफ्यूज करूँगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्लेंडिंग से काम नहीं चला तो थर्ड स्टेप में यानी फाइनल स्टेप में क्या किया, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। यानी जो भी कल्चर था, हमने जो कल्चर ये ग्रो करवाया था ना, रेडियोएक्टिव सल्फर इनकॉर्पोरेट विद प्रोटीन कोट T2 एंड साथ में उसमें ई कोलाई भी था। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो मेरे कल्चर थे उसको मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक समझाया किस तरीके से उसमें इन्फेक्शन हुआ, उसने अपनी डीएनए कॉपी देखो बढ़ा दिया, फिर उसने जब डीएनए अंदर कर दिया तो उसका कैप्सिड जो है वो बाहर अलग रह गया एज इट इज़। फिर हमने उसको अब क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब मैंने कराया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट ने जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो क्या हुआ, जो हैवी पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, नीचे बैठ गए, और जो लाइट पार्टिकल्स थे वो ऊपर बैठ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये वाली बात आपको बहुत ध्यान से समझनी, क्योंकि इसी के बाद अब हमारा क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। उन्होंने देखा नीचे तो क्या था, डीएनए था, दोनों में क्या था, नीचे कुछ हैवी मटेरियल था, उनको नहीं पता ये क्या है। ठीक है, बट ऊपर उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी उनको सुपरनेटेंट में दिखा, और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी उनको कहाँ दिखा, पैलेट में। इसको क्या बोलते हैं, पैलेट। जो नीचे बैठ जाता है उसको पैलेट बोलते हैं, और जो ऊपर अटका रहता है यानी ऊपर, इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, जब क्या हुआ, ब्लेंडिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, तो इन्होंने देखा कुछ हैवी मटेरियल नीचे बैठ गया जो क्या था, बैक्टीरिया था, एंड कुछ लाइटर पार्ट जो था वो ऊपर था, जो ऊपर एज ए सुपरनेटेंट था। अब इन्होंने इन दोनों रिजल्ट में क्या देखा, एक वाले यानी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में तो उन्होंने ये देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो सुपरनेटेंट में दिखा। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप में उन्होंने रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखा, पैलेट में देखा, यानी जो पार्ट नीचे इकट्ठा था उसमें उन्होंने देखा। अब दोनों केसेस में उनको पता था कि नीचे क्या है, बैक्टीरिया है, एंड बैक्टीरिया में क्या आया होगा, बैक्टीरिया फाज का ओनली डीएनए आया होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने शो किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था वो क्या था, प्रोटीन ना होके क्या था, डीएनए था। ठीक है, जब उसने ट्रांसफ़र करवाया तो यहाँ पे उसको डीएनए मिला जो इसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं था। क्यों होगा उसमें भाई रेडियोएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि उसने रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या इस्तेमाल किया था, सल्फर, और सल्फर कहाँ होता है, सिर्फ प्रोटीन में होता है। ठीक है, तो उसको रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखी, यहाँ पे यानी आपको सब कुछ क्या मिला होगा, कैप्सिड मिला होगा, एंड यहाँ पे उसको डीएनए मिला, यानी यहाँ पे जो मटेरियल डीएनए मिला विच इज़ फ्री फ्रॉम द रेडियो एक्टिविटी, और यहाँ पे जो उसको डीएनए मिला, ठीक है, और उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या इस्तेमाल किया था, फॉस्फोरस 32। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो यहाँ पे क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, वो उसको इस डीएनए में मिल गया, यानी कैप्सिड अभी भी क्या था, बाहर था। तो दोनों केसेस में आपको क्या पता चला, दोनों केसेस में आपको ये पता चला कि अगर मैंने
क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर का इस्तेमाल किया था, वो भी ई कोलाई में देखने को नहीं मिला। अगर मैंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया तो वो मुझे डीएनए में देखने को मिला, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करता है एंड सल्फर जो है वो डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करता। तो ऑल ओवर आपको रिजल्ट इसमें क्या दिखा, ये एक्सपेरिमेंट से ऑल ओवर जितने भी जेनेटिक मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ थी, क्या प्रॉपर्टीज़ थी, डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल, इट कैन इन्फेक्ट द अदर बैक्टीरिया, इन्फेक्ट करने के बाद इट कैन मेक इट्स मल्टीपल कॉपीज़ ऑल्सो, कॉपीज़ भी बना देगा, ठीक है। और इसने डीएनए की कॉपी बनाई तो उसका प्रूफ यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल था, उस पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आई थी, तो उस पर क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, तो उस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट आए, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, एवरे मैककार्डिस एक्सपेरिमेंट एंड जो एल्फर हार्शे एंड मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ फीचर्स एंड डीएनए की प्रॉपर्टी के साथ, एंड डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।